ये बताओ ऑटोनॉमिक मोटर हैंड फंक्शन थियरी याद होगा सबको? पिछले क्लास में थियरी बताना क्लास में बेटा पढ़ाया हूँ, बस पूछूंगा तुम लोगों से। अब बताओ, ये पहले बताओ, ये जो एरिया नंबर है उसको क्या बोलते हैं? अब प्रैक्टिकल है ना, तो प्रैक्टिकल इंग्लिश सीखो। जो एरिया लिखा है ना, एरिया 4, एरिया 6, ये क्या होता है बेटा? ब्रॉडबैंड एरिया है। क्या है? जो मेरा ब्रेन होता है, ठीक है, तो ब्रेन को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। उस एरिया के बेस पे ये बताया गया है कि पर्टिकुलर ये एरिया इसका काम है। जैसे आपका एरिया नंबर 4 जो होता है बेटा, वो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स का काम होता है, ठीक है। हमने मोटर और सेंसरी बताया था, ये याद है आपको कि मोटर किसको बोलते हैं, सेंसरी किसको बोलते हैं? कोई बताएगा? बताओ बेटा, बता तो दो, शर्माओ ना, बताओ। जो भी बोल गलत बोलना, इससे ज्यादा क्या होगा बेटा? मैंने निमोनिक्स भी एक बताया था, सेम करके बताया था ना, मैंने बोला था बेटा सेम, SAME, ठीक है। अगर किसी को टच कर रहे हो तो आप क्या दे रहे हो? सेंसेस दे रहे हो। किसके थ्रू जाएगा? अफरेंट फाइबर के थ्रू जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा कि सपोज कर लो कि मैं किसी को ऐसे टच किया, ठीक है, तो टच करना उसके दिमाग में सेंसेस पहुंचा होगा बेटा ना, किसके थ्रू? अफरेंट आर्टरी के थ्रू। तभी तो मुड़ के पीछे देखेगा कि कौन जो बेटा एक्शन किया, वो क्या हो गया? मोटर हो गया। किसके फाइबर के थ्रू गया? इफरेंट फाइबर के थ्रू। तो जो मेरा एक्शन हुआ वो इफरेंट फाइबर के थ्रू होगा, जो मेरा एक्शन हुआ मोटर का काम, ठीक है। तो समझ आया कि मोटर का काम क्या होता है और सेंसरी का काम क्या होता है? इतनी ये जरूर बेसिक है बेटा, इतना जरूर याद रखो। फिर हमने बोला था बेटा एक होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, दूसरा होता है सेकेंडरी मोटर, ठीक है, प्री मोटर कॉर्टेक्स। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है और प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है। प्री का मतलब बेटा पहले होता है, तो बस इसका मैंने बोला था एरिया नंबर याद करना, ये पूछा जाता है। तो प्री मोटर कॉर्टेक्स का एरिया नंबर 4 होता है बेटा, प्री मोटर कॉर्टेक्स का 6 होता है। प्राइमरी का 4 और प्री का 6। उसके बाद बहुत सारे होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं एरिया, उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा एक होता है सोमैटोट्रोपिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सोमैटिक का मतलब क्या होता है? सेल या स्किन बोल सकते हो ना। तो ध्यान देना बेटा, इसका अब क्या होता है? सेल का काम करता है, मेरे हाथ का काम क्या है? मोटर का काम है बेटा। ये भी क्या करता है? मोटर फंक्शन क्या होता है? सबका अलग अलग होता है, बस इतना याद रख लो, ठीक है। कैसे पहचानोगे? सपोज कर लो तुमको एक ब्रेन का पार्ट ऐसे फिगर बना करके दे दिया जाए और पूछा जाएगा बेटा इसमें पहचानो कि प्री मोटर कॉर्टेक्स कौन है और प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कौन है, तो आप पहचान लोगे बेटा। देखो सल्कस होता है, ये आपका सल्कस है। सल्कस की पहले क्या होता है? ये ब्रेन का कौन सा पार्ट लग रहा है? कैसे लग रहा है? ये वाला पार्ट कौन है? ए की ए बताओ। ये ब्रेन दिख रहा है ना बेटा, ये सपोज करो अपना स्कल हटा दो। जब स्कल हटाओगे तो ये ब्रेन दिखेगा ना। सपोज कर लो, इमेजिनेशन करो कि इसको उड़ा दो, पूरा ऊपर वाला जो बोन है, तो जो अंदर दिखेगा वो क्या होता है बेटा? ब्रेन होता है। तो ये ब्रेन है। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, इस ब्रेन का फ्रंटल कौन सा? ऑक्सीपिटल लोब कौन सा? याद रखना बेटा, जो ऑक्सीपिटल होता है वो छोटा होता है। देखो ना ध्यान से, इसमें देखो, यहाँ देखो और इस एरिया पे देखो, किसकी डायमीटर ज़्यादा है? इस एरिया डायमीटर ज़्यादा है ना, मतलब ये फ्रंटल कॉर्टेक्स की एरिया है, ये ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स की एरिया है, ठीक है। फिर मैंने बोला जो कान के पास होता है बेटा उसको टेम्पोरल बोलते हैं,
कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, एक दिमाग में इमेज बन जाएगा ना। आपसे पहले तो पूछा जाएगा क्या है, आप बताओगे ब्रेन है, फिर पूछा जाएगा कि बताओगे आइडेंटिफाई करो इसको इन अडैप्टर पोजीशन में। ठीक है, कौन सा फ्रंटल एरिया कौन सा ऑक्सीपिटल एरिया पहचान लोगे। उसके बाद ध्यान देना बेटा, यहाँ पे दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, एक प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स कौन सा होता है, दूसरा प्री मोटर कॉर्टेक्स कौन होता है। तो फ्रंटल क्या, पहले तो इस एक गायरस हो गया बीच में, गायरस के पहले जो आता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, प्री मोटर कॉर्टेक्स बोलते हैं। जो बाद में आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। कितनी बातें याद रहेगी, ये इतना याद रख लोगे ना, थोड़ा थोड़ा बताओगे कैसे काम चलेगा। देखो ये प्राइमरी है, अब क्या होगा, इसको हटा के पूछा जाएगा क्या है, पहचान लोगे। फिर आगे बेटा क्या होता है, मोटर कॉर्टेक्स। इसमें देखो लोकेशन पूछा जाएगा सबसे पहले आपको। ठीक है, अब क्या होता है, हमने बोला था आपसे कि हमारा जो मेडुला होता है, जब असेंडिंग डिसेंडिंग लिंक वो पढ़े थे ना अभी ट्रैक, हमने कहा था बेटा क्रॉस कर जाता है, क्रॉस कर जाता है ना। तो मैं बोला था कि अगर हम राइट हैंडेड होते हैं बेटा तो मेरा लेफ्ट साइड वाला ब्रेन काम करता है, अगर लेफ्ट साइड की ब्रेन काम कर रही है तो राइट हैंडेड पर्सन होगा, राइट पे काम कर रही है तो लेफ्ट हैंडेड होगा पर्सन। ये बातें समझ आ गया ना, तो ध्यान से देखो क्या होता है, कंट्रालेटरल का मतलब होता है अपोजिट, क्रॉस करना। अब क्या होगा बेटा, डायग्राम को बताना है, बस ये याद रखना है क्रिटिकल में। अब हमें पता हर चीज़ का रिलेवेंस होता है, कौन सा मोटर एरिया चला जाएगा तो कौन सा गड़बड़ हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लेता हूँ। ठीक है, अगर फ्रंटल चला गया तो बेटा आप देखोगे आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ जाता है। ठीक है, ये क्या अभी पर्सनालिटी चेंजेस हो जाएगी फ्रंटल कॉर्टेक्स के जाने के लिए। उसके बाद आगे बेटा ट्रैक, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हमको बताना है ट्रैक के बारे में। ठीक है, तो ट्रैक का ओरिजिन कहाँ से होता है बेटा, ब्रेन से हो करके स्पाइनल कॉर्ड के पास आता होगा। ठीक है, तो ओरिजिन कहाँ हो रहा है बेटा, मोटर कॉर्टेक्स में। कोर्स क्या हो गया बेटा, ब्रेन में हमारा इंटरनल कैप्सूल होता है, फिर ब्रेन स्टेम होता है नीचे की साइड, देन स्पाइनल कॉर्ड, ये इसका रूट हो गया, यहाँ से जाता है। फंक्शन क्या होगा बेटा, मैंने बोला था वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, दो इनवॉलंटरी के एग्जाम्पल भी पूछा था, कोई बताएगा, बताओ बोलो बोलो, तो दो एग्जाम्पल बता दो, ढेर सारा होता है बेटा। तो हर किसी की आंख ब्लिंक कर रही है ना, कोई अपना हार्ट को रोक के दिखाओ, पंप ना करे। दो हो गया जो इनवॉलंटरी काम करते रहते हैं, हार्ट और ब्लिंकिंग, ये हो गया बेटा इनवॉलंटरी। बाकी जितने भी फंक्शन होते हैं, सांस रोकने को बोलूँगा सब रोकती है कम से कम 30 सेकेंड के लिए, ये क्या हो गया वॉलंटरी, जो हमारी इच्छा से, ठीक है, जो हम चाह के कर पा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हमने बोला था अगर पर्टिकुलर कोई एरिया चला जाए जिस एरिया में था, ठीक है, सपोज करो जिस एरिया में हम सेंसरी वो था तुम्हारा स्पीच एरिया, ठीक है, वर्निकेज एरिया बोलते हैं उसको, ठीक है, ब्रोकाज एरिया बोलते हैं। स्पीच के लिए कौन सा एरिया होता है, ब्रोकाज होता है। ठीक है, अगर हमारा ब्रोकाज एरिया चला गया बेटा तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, समझ आया ना, बस इतना थोड़ा थोड़ा याद रख लो। उसके बाद आ जाओ आगे बेटा एक्स्ट्रा पेनिट्रेल ट्रैक्ट, हमने कहा था इसमें कुछ नहीं याद करना, दो तीन लाइन याद करना बेटा। जो एक्स्ट्रा पेनिट्रेल ट्रैक्ट होता है उसमें बेसल गैंग्लिया का इन्वॉल्व होता है। हमने एक उस दिन वो बताया था थोड़ा सा सीएनएस का चार्ट, वो याद नहीं है सब लोग, उसको याद करोगे तभी आगे समझ में आएगा। सीएनएस बहुत कठिन टॉपिक है, तुम लिखे थे तुम दोनों नहीं थे ना, हमने बोला था लिख लेना, तो लिखे भी तुम लोग। तो बेटा बेसल गैंग्लिया का इन्वॉल्वमेंट होता है तुम्हारा एक्स्ट्रा पिरामिडल, मतलब दो होता है, एक्स्ट्रा का मतलब बाहर होता है बेटा, पिरामिडल का मतलब पिरामिड में। जो ट्रैक्ट पिरामिड में होते हैं उसको पिरामिडल ट्रैक्ट बोलते हैं, जो बाहर होते हैं उसको एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ये हो गया रेड न्यूक्लियस सब्सटेंशिया मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होगा बेटा, पोस्चर और टोन को मेंटेन करना।
और क्या होगा, इससे ढेर सारा अगर ये गड़बड़ हो जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एसोसिएटिव इशारा बन जाएगा। इसमें कौन कौन से होते हैं ये याद रखना है। नाम याद करो। पहला होता है बेटा रेटिकुलोस्पाइनल का, दूसरा क्या होता है ओलिवरी वेस्टिबुलो, ठीक है, लैटरल वेस्टिबुलोस्पाइनल, लैटरल रेटिकुलोस्पाइनल, ठीक है। ये चार होते हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों का नाम है। इसके आपको तुमसे कुछ नहीं आएगा, तुमसे यही पूछा जाएगा ये बताओ एग्जाम्पल बता दो कौन कौन से, ठीक है। तुम लोग तो साइलेंट हो गए। उसके बाद आ जाओ बेटा पोस्चर टोन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। किसका काम होता है बेटा, हम लोग पढ़े थे एक दिन कि हमारा पोस्चर और टोन दो लोगों से मिलकर बना होता है। एक तो तुम्हारा बोन और मसल मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, दूसरा सीएनएस, ये दोनों का कोऑर्डिनेशन होगा तभी मेरा अलाइनमेंट अच्छा होगा। आप अगर सपोज कर लो कि आप खड़े हो मतलब दोनों काम कर रहा है बराबर से, ठीक है। मसल पे टोन इवेलुएट करोगे, ये भी दोनों से होता है। उसके बाद क्या होगा बेटा, हमको कोई टेस्ट करना हो तो भी इसी से हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो हमको एक टांग पे खड़ा है मतलब दोनों बराबर से काम कर रहा है, इसका मतलब ये है। उसके बाद आ जाओ बेटा कोऑर्डिनेशन टेस्ट, ठीक है। अब सपोज कर लो कि अगर किसी का कोऑर्डिनेशन ही अच्छा नहीं है, अगर तुम अपने नाक को टच करो कर पाओगे, कर लोगे ना, सब कर लोगे क्योंकि सब नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन किसी को डिजीज हो गया होगा जिसका ब्रेन काम नहीं कर रहा होगा तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा हो गया फिंगर टू नोज टेस्ट, नाम ही है, इसको याद करो, इसको करके पूछा जाएगा कैसे करोगे फिंगर टू नोज टेस्ट, सब करो। प्रैक्टिकल तो सीखो ना, ऐसे किया करेगा, ठीक है। फिंगर टू नोज टेस्ट हो गया। दूसरा क्या होता है टेल टू साइन सिन, एक होता है चिन, एक होता है सिन। चिन किसको बोलते हैं, चिन बेटा ये होता है, ये चीक होता है, ये चीक होता है, ये चिन होता है। सिन कहाँ होता है, ये टिबिया जो होती है बेटा ना उसका इंटीरियर पार्ट होता है, उसको सिन बोलते हैं। ये चीक हो गया, चीक मतलब गाल है, ये चिन हो गया और ये सिन होता है, ठीक है। अब सिन करके दिखाओ, ये टू सिन टेस्ट करो, खड़े हो जाओ बेटा, करो ना, प्रैक्टिकल में सीखोगे नहीं तो तुमसे कब पूछा जाएगा, क्या तुमसे थ्योरी थोड़ी पूछा जाएगा, करके पूछा जाएगा कि करके बताओ, कोई कर पाएगा। अरे बेटा ये हिल है ना, यहाँ पे हिल है, हमने दोनों बता दिया, ये है बेटा देखो, ये हम कर पा रहे हैं मतलब नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं हिल टू सील टेस्ट, ठीक है। फिंगर टू नोज हो गया बेटा, याद करो यही से पूछा जाएगा, तुमको मजाक लग रहा है ना, जिस दिन माइबत होगा उसमें समझ आएगा। उसके बाद बेटा रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट करो, कोई कर पाएगा, करो करो ना, कुछ भी कर लो ना, रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट बहुत सारे होते हैं बेटा, कोई एक तो कर लो। अरे देखो कई सारे में करके दिखा रहा हो गया, ठीक है। यहाँ ऐसे हो रहा है ना, कई सारा चीज होता है, तुम कुछ भी कर लो अल्टरनेट करते रहो। उसके बाद होता है रामबर्ग टेस्ट होता है, ठीक है। ये करके तो नहीं बता सकते हो क्योंकि बहुत हाई लेवल हो गया है, ठीक है। इसमें तुमको पढ़ना पड़ेगा डीसीटी सीसीटी, ठीक है। इसको याद करो बस कि तुम्हारा कोऑर्डिनेशन के लिए 4 टेस्ट का नाम होता है, ठीक है। आगे चले, ये कर लोगे ना, ये जरूर पूछा जाएगा भाई, अगर मैं पूछा मैं लाइव में था जरूर पूछूं। उसके बाद बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसको तो बता दो कौन कौन से होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। दूसरा क्वेश्चन तुरंत पूछा जाएगा बेटा कि सिंपैथेटिक का दूसरा नाम बताओ, पैरासिम्पैथेटिक का दूसरा नाम बताओ। अभी नहीं बताओ तो तुमको तो नाम बताओ। अच्छा ये बताओ नॉर्मल कंडीशन में कौन काम करेगा, नॉर्मल कंडीशन में कौन सा काम करता है, 1
सब जाके सोते हैं ना। हाँ नॉर्मल मारो मत तुमको बेटा। उसने मैंने तुमको कितना बढ़िया से बताया था। मैंने कहा था जब तुम रिलैक्स होते हो तो अपने पैरों पे खड़ा होते हो। जब अपने पैरों पे खड़ा होते हो इसका मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तुम जब रिलैक्स रहते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करता है, ठीक है। तो क्रैनियो सैक्रल, इसको क्रैनियो सैक्रल बोलते हैं, ठीक है। मैंने कहा था उसके बाद अपोजिट कर लो। तुम जब परेशान रहोगे तो क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उस समय काम कर रहा है। मैंने शेर का एग्जांपल दिया था। फिर उसका क्या हो जाएगा, थोरैकोलम्बर। थोरैकोलम्बर सिंपैथेटिक को बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक किसको बोलते हैं, क्रैनियोसैक्रल को। अभी तुम और पूछ लेते इसमें डीप में, तुम लोग इतना नहीं बता रहे हो। अभी पूछता कौन कौन सी थोड़ी मालूम, छोड़ो। समझ में आया इतनी बातें? तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। तुम रिलैक्स कंडीशन में रहोगे तो क्या क्या होगा तुम्हारे साथ, बताओ बताओ। रिलैक्स रहोगे तो तुम्हारा बेटा प्यूपिल नॉर्मल है, मतलब कंस्ट्रिक्टेड है, मतलब मियोसिस है। तुम नॉर्मल रहोगे तभी तो खाना खाओगे ना। जब खाना खाओगे तो स्लाइडेशन होगा। उसके बाद तुम नॉर्मल कंडीशन में बेटा सांस आराम से धीरे धीरे लेगा, मतलब ब्रॉन्काई मेरा कंस्ट्रिक्टेड है, हार्ट रेट बढ़िया काम कर रहा है, तुम स्लो धड़क नहीं रहा है। उसके बाद तुम खाना खाओगे तो बाइल निकलेगा कार्बोहाइड्रेट से, डाइजेशन होगा। उसके बाद बेटा इरेक्शन, जो पेनिस का इरेक्शन होता है जब नॉर्मल कंडीशन में रहोगे तभी होगा, ठीक है। जल्दबाजी में रहोगे तो होगा ही नहीं। ये भी किसका काम है, पैरासिम्पैथेटिक का। आया इतनी बातें समझ में गया? अब जस्ट अपोजिट कर दो, वहां पे केवल एक को छोड़ करके। यहाँ पे बेटा पेनाइल इरेक्शन होता है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन इजैकुलेट किस कंडीशन में होता है, पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन। बस ये एक अपोजिट है, ये अलग है, बाकी सब कुछ वही है। देखो जस्ट अपोजिट, डायलेशन हो गया ना प्यूपिल का, रिलैक्स हो गया ब्लड टाइप तुम्हारा। क्यों? क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना, भापोगे तो खाना खाने टाइम नहीं मिलेगी ना, तो कुछ भी नहीं निकलेगा ना। आए समझे? अब ये सब होता है किसकी वजह से, एक हार्मोन निकलती है एड्रेनलिन, उसकी वजह से होता है। अब आज के बाद बोलना मुझे। उसके बाद आता बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे पहचानोगे, थोरैकोलम्बर आउटफ्लो हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, या तो मारो या तो भाग जाओ, दो ही कंडीशन हो सकती है ना। इस वजह से इसको हम फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं। और कौन सी हार्मोन होती है जो फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बताओ बताओ। कितना हार्मोन पढ़ाया अभी मैंने पीछे बोला था कि सिंपैथेटिक में एड्रेनलिन हार्मोन होता है, तो जो हार्मोन वहां पे काम करेगा वहीं तो होगा बेटा। ये सब पूछा जाएगा, क्यों मजाक लग रहा है? ये सब क्या करेगा बेटा, जितना पीछे फंक्शन पड़े हो सब उसी का फंक्शन। कितनी बातें समझ में, कुछ नहीं बोल। पैरासिम्पैथेटिक में आ जाओ। पैरासिम्पैथेटिक में क्या होगा बेटा, मैंने कहा अपने पैरों पे तब खड़े रहोगे जब दिमाग काम करेगा। कब करेगा, जब तुम नॉर्मल कंडीशन में रहोगे। तो इसको क्रैनियोसैक्रल बोलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक हो गई बेटा, ये रेस्ट एंड डाइजेस्टिव फंक्शन। अभी जितने पीछे फंक्शन पड़े वो याद कर लो, क्या क्या करता है पीछे याद हुआ। इसको तो जरूर याद कर लो यार, पूछा जाएगा। आ जाओ बेटा क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसे करते हो। पहला होगा हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी को चेक करो। कैसे चेक करते हो, हार्ट रेट कैसे चेक करोगे? तुमको कुछ नहीं है, तुम्हें क्लास में हो, कहा जाता है कि हार्ट रेट चेक करो। कैसे चेक करोगे? अभी तुमसे पूछ दिया जाएगा तुम हार्ट रेट बताओ कैसे। पल्स चेक करोगे ना, पल्स चेक करोगे तो आइडिया लग जाएगा तुम्हारा हार्ट रेट। ब्लड प्रेशर के लिए तुमको क्या चाहिए? ऐसा नहीं बोला जाता है, क्या चाहिए बताओ बेटा। बीपी किससे मेजर करते हैं?
अरे बीपी मशीन तो होता है, उसका नाम होता होगा कुछ, क्या नाम होता है? स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बेटा, अभी प्यूपिल के रिएक्शन देख सकते हो ना? कैसे देख सकते हो प्यूपिल की रिएक्शन? कैसे देखो? एक किसी के पास टार्च है, जलाओ, टार्च को जलाओ बेटा, जलाओ, टार्च जलाओ, मोबाइल टार्च जलाओ, देखो ना, सीखो तो। अब देखो बेटा, ऐसे करो, बस यहां से लाओ टार्च, इस साइड से, कान के पास से, ऐसे नहीं, सुनो पहले सुनो, कान के पास से टार्च करोगे, तुमको प्यूपिल देखना है। प्यूपिल कौन सा होता है? जो कार्निया के बीच में छोटा सा होता है। फिर ऐसे लाना तुमको, ऐसे, फिर ऐसे, तुम देखो क्या होगा। क्या होगा बेटा? लाइट के प्रेजेंस में प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जा रही है, हो रही है ना? ऐसे नहीं बेटा, ऐसे, यहां से लाओ, देखो, उसको देखो और यहां से ऐसे करो। अब प्यूपिल अंदर देखते रहो, कुछ हो रहा है? हो रहा है ना? कंस्ट्रिक्ट हो जा रहा है। स्वेटिंग तो देख ही सकते हो बेटा ना? ठीक है, ये बताओ स्वेटिंग किसमें होता है? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक? मैं सबसे पूछता हूँ, बताओ बेटा, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक? अच्छा, हाथ उठाओ जिसने, जो सिंपैथेटिक जो सोच रहा है उसको हाथ उठाए। सिंपैथेटिक जो सोच रहा है हाथ उठाओ। तुम लोग नहीं सोच रहे बेटा? इमरजेंसी कंडीशन में पसीना आता है कि नॉर्मल कंडीशन में आता है? तब पता चल जाएगा ना? पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? आ जाओ आगे बेटा, इधर देखो, इधर ये जो बीपी लिखा है, इसको सोच के क्या बोलोगे? ये जो बीपी को वैल्यू लिखी है वहां पे, इसको एक लाइन में डिफाइन करना होगा, क्या बोलोगे कि क्या है? ये किस टाइप का पेशेंट है? सही बोले, कौन बोला है? किस टाइप का पेशेंट है बेटा? हाइपरटेंसिव पेशेंट है ना? हमने बोला था आपको कि सिस्टोलिक बीपी 140 से ज़्यादा, डायस्टोलिक 89 से ज़्यादा, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंसिव पेशेंट बोलते हैं। इसमें जो हार्ट रेट है वो एक नॉर्मल है, नॉर्मल है। इसमें तीन चीज़ें लिख रही है, देखो, सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी और पल्स रेट, मतलब हार्ट रेट। तो जो हार्ट रेट है वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? हाँ, कौन बोल रहा है एबनॉर्मल है? कौन कौन बोल रहा है एबनॉर्मल है बेटा? मैंने कितने बार बोला बेटा कि हार्ट रेट की नॉर्मल वैल्यू 60 to 100 होती है, एवरेज वैल्यू 72 होती है। एवरेज वैल्यू 72 होती है। रेंज जो याद करना है, हर चीजों का रेंज याद किया जाता है। तो नॉर्मल है ना, 60 और 100 के बीच में लाई कर रहा है ना? अब तुम लोग पहले बात कर लो, फिर पढ़ लो। आया समझ में? तो देखो बेटा, हमारा जो रेस्टिंग हार्ट है वो कैसा रहेगा? नॉर्मल रहेगा। अब ध्यान से सुनना मेरे बात। एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, पोस्चरल हाइपोटेंशन। क्या लिखा है? पोस्चरल हाइपोटेंशन। पहले ये बताओ हाइपोटेंशन बोलते किसको? पहले ये बताओ हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं? लो बीपी, ये बेटा कभी भी ये सब चीजें पहलू से बताई जाती है। मैंने बोला था कि सिस्टोलिक बीपी कितना 90 से कम और डायस्टोलिक 60 से कम हो जाए तो उसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं, बोले थे ना? अब पोस्चरल हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं? सुनना मेरी बात को बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पोस्चरल हाइपोटेंशन है, आप बेड पे लेटे हो, क्या है? बेड पे लेटे हो, उस कंडीशन में आपने रीडिंग ले लिया अपने बीपी की, सिस्टोलिक की, डायस्टोलिक की। अब क्या किए? आपको कोई खड़ा कर दे रहा है, खड़ा करने के बाद बेटा बीपी ली जाती है। अगर बीपी
क्या होगा, खड़ा करने के बाद ड्रॉप करना चाहिए ना। सिस्टोलिक बीपी 20 mmHg के से या उससे ज्यादा, सिस्टोलिक कितना 20 या उससे ज्यादा, डायस्टोलिक 10 या उससे ज्यादा। ठीक है, 3 मिनट के बाद हम कब मेजर करेंगे, पहले सोया है तब मेजर करेंगे, खड़ा कर देंगे उसको, 3 मिनट के बाद मेजर करते हैं। अगर 20 mmHg सिस्टोलिक की ड्रॉप हो रही है और 10 mmHg डायस्टोलिक की ड्रॉप हो रही है तो उसको पोस्चरल हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है, आए समझे? हाइपोटेंशन समझ आ गया, पोस्चरल हाइपोटेंशन समझ आ गया। इसको कभी अनुभव करना, किसी के घर में अगर बीपी मशीन है डिजिटल वाला तो तुम करना। ठीक है, क्या हम लोग में मिलेगा ऐसा? हम लोग में मिलेगा बेटा? हम लोग में ऐसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे हमको नॉर्मल है ना, हमको पोस्चरल हाइपोटेंशन थोड़ी है। स्पेशली तब होता है बेटा जब हम मेडिसिन लेते हैं। कौन सी मेडिसिन? अल्फा ब्लॉकर। ठीक है, टैमलोसिन। उस कंडीशन में कहा जाता है कि पेशेंट को जब वो दवा लिखी जाती है तो उसको एडवाइज की जाती है कि बेड पे आराम से उठना, किसी के सपोर्ट लेकर के तब जाना। ठीक है ना, इसका रिलेटेंस होता है। उसके बाद एक होता है वाल्साल्वा मैन्योर। क्या होता है? वाल्साल्वा मैन्योर होता है। ठीक है, कैसे होता है बेटा? एक इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर आओ बेटा। बेटा वाल्साल्वा मैन्योर का मतलब होता है कि मुझे जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है उसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं हम? इसको देखो, प्रेस कर रहे हैं, कुछ प्रेशर बढ़ाना, समझ गए? इसको वाल्साल्वा मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा क्या हो सकता है? अगर किसी को, तुम्हारे घर में एडल्ट है 1 साल से ज़्यादा, अगर ट्रैकिया में कुछ फंस गया या ओसोफेगस में कुछ फंस गया, क्या करोगे? टीजिस करोगे, एक फोर्स निकलता है नेगेटिव प्रेशर। ठीक है, पूछो, जब मैंने प्रेस किया तो बेटा यहाँ पर डेवलप हुआ कोई प्रेशर, इससे क्या होगा? जो भी चीज़ें फंसी होगी बाहर निकलेगी। समझ में आया? वाल्साल्वा मैन्योर। उसके बाद बेटा क्या होगा? क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन। क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है किसी पेशेंट को देख करके बता सकते हो ना। ठीक है, चोट लगी क्या? उसके बाद आगे बेटा प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, अभी किए हो ना? ठीक है, लाइट रिफ्लेक्स दियो, ये कर लियो ऑलरेडी, अभी तो मैंने बताया वही लाइट रिफ्लेक्स। एक होता है एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, हर किसी ने अनुभव किया होगा। बताओ क्या होता है? एकोमोडेशन रिफ्लेक्स क्या होता है? सब अपने लाइफ में कम से कम कई बार अनुभव किए होगा। ये हो क्या होता था? नहीं, एक ही डायरेक्शन होता है बस। मैं अगर सपोज करो गर्मी के दिनों में चिलचिलाते हुए छत पे चले गए, ठीक है, जब हम रूम में आते हैं क्या मुझे दिखाई देता है? क्या रूम अंधकार होता है? मुझे दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन कितने समय बाद दिखता है? कुछ समय बाद दिखता है ना, कुछ समय बाद दिखता है, उसको एकोमोडेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी आँख अब एकोमोडेट करती है डार्क कलर। ऐसा समझिए, ऐसा क्यों होता है बेटा? जो मेरा आँख आई होती है ना, इसमें सर्कुलर मसल होता है और लॉन्गिट्यूडिनल मसल होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम छत पे रहते हैं तो हमारा आँख चाहती है कि हमको लाइट कम मिले, तो मेरी जो प्यूपिल होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब मैं डार्क में आता हूँ तो क्या होता है? मैकुला और पेरिफेरी दोनों चाहते हैं कि मुझे लाइट, ऑलरेडी यहाँ लाइट कम है डार्क एरिया में, तो मेरा आँख सोचता है कि मुझे लाइट ज़्यादा मिले, तो क्या करता है? वो डायलेट हो जाता है। ठीक है, तो उसको टाइम लगता है डायलेट होने, उसी को हम बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल। अब इसको तो पहचाने लोगे, एटलीस्ट पहचान लोगे ना? उसके बाद आ जाओ बेटा हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है? हमने बोला था बेटा
चीजें जरूर याद करना कि टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हंगर और थर्स्ट को कंट्रोल करता है, इमोशनल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं उसको कंट्रोल करता है। इतनी बातें समझोगे। उसके बाद आगे बेटा हाइपोथैलेमस का फंक्शन और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। दिमाग में फ्लो चार्ट बन रहा होगा, वो किसका काम है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे फंक्शन, इंटर रिलेवेंस तो आप पता ही कर सकते हो ना। तो इतनी चीजें बेटा आपको जानना ही पड़ेगी, जितना हमने बताया इतना बेसिक